लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। विच ऑफ द फ्लोइंग मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे पूछ रहे हैं इनमें से कौन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। तो याद रखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर कौन होता है? मोलैलिटी। मोलैलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, ये बात याद रखना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इनमें से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है? ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होता। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। विच प्रॉपर्टीज शो इन आइडियल सॉल्यूशन। इनमें से कौन है जो आइडियल सॉल्यूशन को शो करता है? तो आइडियल सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता हो, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता हो, जिसका डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता हो, डेल्टा वी मिक्स जीरो होता हो। ये सब का सब क्या है? आंसर है। आइडियल सॉल्यूशन को सब फॉलो करता है, ये भी, ये भी, ये भी। तो ये तीनों आंसर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इनमें से कौन आइडियल सॉल्यूशन कौन शो कर रहा है प्रॉपर्टीज? तो ये भी है आइडियल सॉल्यूशन का, ये भी आइडियल सॉल्यूशन का, ये भी आइडियल सॉल्यूशन का, इसलिए पूरा आंसर सही। नंबर 4 देखिए क्या कहता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा तो ये कौन सा लॉ होगा? तो RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है किसके? रॉल्स लॉ में होता है। क्या होता है, क्या कहता है? रॉल्स लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है? रॉल्स लॉ। अब मैच द कॉलम में देख ली क्या है, RLVP, ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, याद रखना। ये सब कौन सी प्रॉपर्टीज है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। RLVP एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे क्या गड़बड़ाता है? आपसे पूछता है क्या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर है? नहीं, सॉरी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है? नहीं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो RLVP किसके बराबर होता है? देखो सामने सामने मैच कर दो। RLVP का फॉर्मूला क्या होता है? P0 माइनस P बाई P0 इज इक्वल टू x मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये किसका फॉर्मूला है? RLVP का। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं डेल्टा टीवी, इसका फॉर्मूला है Kb इंटू m। इसमें मिल गया, दो का B में मिलेगा, सबका सामने सामने मिला रहे हैं, देख लो ताकि याद करना आपको आसान होगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है Kb इंटू m। याद रखिएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। दिमाग में घुसा लो, मोलैलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मोलैलिटी, मोलैलिटी। और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला CRT, पाई बराबर CRT। C है कॉन्सेंट्रेशन, R और T, ये पाई बराबर CRT किसको बताता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को बताता है। ठीक है, अब ये सवाल सॉल्व करते हैं। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, वाटर का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट लिखा हुआ, मतलब केएफ का वैल्यू लिखा हुआ 1.86 डिग्री सेल्सियस, याद रखें। फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.05 मोलर, मोलर मोलर मतलब मोलैलिटी, मोलैलिटी लिखा हुआ है 0.05 मोलर मोलैलिटी। सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज वाटर। आपसे पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, क्या पूछ रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल दें। TF का फॉर्मूला क्या होता है? KF इंटू मोलैलिटी, ये है फॉर्मूला। और केएफ क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ? 1.86 इनटू और 0. मोलैरिटी कितना? 0.05। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.093 डिग्री सेल्सियस आएगा। ये आया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपसे पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, याद रख लीजिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का नेगेटिव वैल्यू होता है फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जितना आया उसका नेगेटिव वैल्यू होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आया 0.093, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? माइनस 0.093 डिग्री सेल्सियस। याद रखना, पूछ क्या रहा है ये जरूर देख लेना। ये है फॉर न्यूमेरिकल्स। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विच ऑफ द शो मैक्सिमम डिप्रेशन व्हेन मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें पूछ रहा है किसका सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा किसका है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा उसका होगा जिसका नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होगा। देखो सोडियम का एक आयंस, क्लोरीन का एक आयन, टोटल कितना आयंस है? 2 आयंस है। इसका तो नंबर ऑफ, ये तो यूरिया तो डिसॉल्व नहीं होता है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका हटाओ, यहाँ आ जाओ। K2Cr2 और K2SO4, K2 कितना है? पोटेशियम का 2 आयंस और सल्फेट एक आयंस है, तो टोवर्ड कितना हो गया? 3 आयंस। मतलब सबसे हाईएस्ट आयंस कितना है? इसका तो 1 होगा, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यूरिया और क्या है? ग्लूकोज। तो यहाँ पे NaCl का 2 आयंस है और सबसे हाईएस्ट K2SO4 का 3 आयंस है, तो इसका आंसर क्या है? K2SO4 आयंस। तो इसका नंबर ऑफ आयंस ज्यादा, उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इसको याद रखना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम में। देखिए ये कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी का यूनिट इनमें से कौन है? कंडक्टिविटी का यूनिट होता है महो सेंटीमीटर इनवर्स, याद रखिएगा, सेंटीमीटर, महो सेंटीमीटर इनवर्स। सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर इनवर्स। सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर इनवर्स। सेल कांस्टेंट का यूनिट होता है सेंटीमीटर इनवर्स, याद रखना।
मोलर कंडक्टिविटी का किस में मिलेगा, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, याद रखिएगा। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट पे इनवर्स है, याद रखिएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये है यूनिट किसका, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। आपको किसी का भी यूनिट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखना। क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मिलाना आपको, रो रो कहते हैं रेजिस्टिविटी को, रो एल लेंथ है और ए एरिया है, तो रो इंटू एल बाई एरिया ये किस में मिलता है, रो इंटू एल बाई एरिया ये किसका फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस का होता है, याद रखना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू एल बाई एरिया, रो इंटू एल बाई एरिया किसका होता है, रेजिस्टेंस का होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट आप सब जानते हैं क्या होता है, ओम होता है। वन बाई आर क्या होता है, वन बाई आर होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का वन बाई आर किसका फॉर्मूला, कंडक्टेंस, जिसका यूनिट क्या होता है, महो, महो होता है, याद रखना। वन बाई आर होता है, वन बाई आर किसका होता मिलेगा, कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी क्या कहलाता है, ये कहलाता है वन बाई रेजिस्टिविटी, किसको कौन कहलाएगा, कंडक्टिविटी। वन बाई रो किस में होगा, कंडक्टिविटी का। और रेजिस्टेंस इंटू ए बाई एल इसका उल्टा, ये किस में मिलेगा जाके, ये रेजिस्टिविटी में जाके मिल जाएगा, किसमें, रेजिस्टिविटी में। याद रहेगा ये बात आपको, तो याद रखना है। और इसका होता है क्या, इसका ओम मीटर होता है, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। अब इसका उल्टा आप कंडक्टिविटी, इसका उल्टा कंडक्टिविटी आप लिख सकते हैं, इसको क्या, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। याद रखना फॉर्मूला आपसे पूछता है रो इंटू एल बाई एरिया, वन बाई आर, रो इंटू ए बाई एल, वन बाई रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। मोल्टेन NaCl में एनोड पर कौन होता है, क्लोरीन, याद रखिएगा, एनोड पर होता है क्लोरीन और कैथोड पर होता है सोडियम। और NaCl एक्वस फॉर्म रहेगा, सवाल गौर से पढ़ना, मोल्टेन फॉर्म है या एक्वस फॉर्म है। अगर एक्वस फॉर्म NaCl रहा तो क्लोरीन होगा एनोड पर और कैथोड पर होगा हाइड्रोजन गैस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख के जाना है। मोल्टेन NaCl पर एनोड पर क्लोरीन होता है, कैथोड पर सोडियम होता है। NaCl एक्वस NaCl पर क्लोरीन होता है एनोड पर और हाइड्रोजन होता है कैथोड पर। CuSO4 में एनोड पर होता है ऑक्सीजन और कैथोड पर होता है सिल्वर। ये गलत लिखा गया, ये कॉपर है होगा, यहाँ पर कॉपर होगा, ठीक है। और NO2SO4 में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एनोड कहाँ होगा, ऑक्सीजन कहाँ होगा, एनोड पर, और कैथोड पर होगा कौन, हाइड्रोजन। याद रखना है NO2SO4 में ऑक्सीजन होगा एनोड पर और कैथोड पर कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। अब सवाल पढ़ते हैं, इन मोल्टेन NaCl विच ऑफ द गैस ऑब्टेन इन एनोड, मोल्टेन NaCl में कौन सा गैस एनोड पर मिलता है, तो एनोड पर कौन मिलता है, Cl, क्लोरीन, ये आपका आंसर है, याद रखिए। चलिए अब देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ x का, y का, z का, आपसे पूछ रहा है रिड्यूसिंग पावर। जब भी आपसे पूछे रिड्यूसिंग पावर तो आप रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बदल दीजिए। अगर हम इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बदलेंगे तो ये -1/2 से क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का प्लस कर दो, प्लस का माइनस कर दो, प्लस से क्या हो जाएगा -0.5 और -3 से हो जाएगा +3। ये वैल्यू आप फिर रुकिए और सोचिए। यहाँ पर आपसे पूछा रिड्यूसिंग पावर, जब भी रिड्यूसिंग पावर पूछेगा तो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना होगा, याद कर लीजिए। और जब ऑक्सीडाइजिंग पावर बोलेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल देखना होगा। यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है, रिड्यूसिंग पावर पूछ रहा है आपको, देखे तो रिड्यूसिंग पावर जब भी पूछेगा तो इस रिडक्शन पोटेंशियल को सबसे पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज करना होगा आपको। तो एक्स को हमने चेंज कर दिया, माइनस का प्लस। अब देखो इनमें से कौन ज्यादा है, जो ज्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। तो Z सबसे ज्यादा है, Z3 है तो Z सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन आएगा, X, उसके बाद आएगा Y, तो ZXY। रिड्यूसिंग पावर जब भी पूछेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज करना है, मतलब माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, याद रखिएगा। अब पूछ रहा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन डिपोजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। अब जरा सोचिए कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है, तो AgNO3 में Ag किस फॉर्म में होता है, प्लस फॉर्म में होता है, और NO3 किस में होता है, माइनस फॉर्म में होता है। तो बताइए Ag में, Ag से Ag प्लस जाने में कितना इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन देकर ही Ag पहुंचेगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन डिपोजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सिल्वर का पूछ रहा है अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन डिपॉजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। तो 108 ग्राम ऑफ सिल्वर में कितना फैराडे होगा, क्योंकि सिल्वर यहाँ पे Ag प्लस हो, Ag प्लस के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन, तो जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना फैराडे होता है, 1 फैराडे। तो इसका जवाब क्या हो गया, 1 फैराडे।
ये हमने क्लास में करा दिया है Ag प्लस 1 फैराडे, 1 इलेक्ट्रॉन देकर Ag पहुंच जाएगा, ये कितना होगा 1 फैराडे होगा इसका सही जवाब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फैराडे लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू, इसका सही जवाब क्या है। एटॉमिक नंबर पे तो डिपेंड नहीं करता, ना स्पीड पर ना मोमेंटम पर, तो इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। इसका सही ऑप्शन ये है। फैराडे लॉ जो ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो किस पर है बेस्ड है, इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर बेस्ड है। यूनिट ऑफ फैराडे, फैराडे का यूनिट इसमें क्या होता है, कूलम पर मोल होता है, याद रखिए कूलम मोल इनवर्स या कूलम पर मोल कह सकते हैं इसको। कूलम पर मोल, ये कूलम है, कूलम पर सेकंड नहीं होगा, कूलम पर मोल होगा यूनिट ऑफ फैराडे। अकॉर्डिंग ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे द वेट ऑफ द सब्सटेंस डिस्चार्ज एट द कैथोड, तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या पूछ रहा है, फर्स्ट लॉ के हिसाब से इनमें से कौन सही होगा। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, जेड क्यू होता है, याद रखिएगा फर्स्ट लॉ क्या होता है, जेड क्यू होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, डब्ल्यू बराबर जेड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू टी, तो ये भी फर्स्ट लॉ के अंदर आता है, डब्ल्यू बराबर जेड इंटू आई इंटू टी। या फिर आप लिख सकते हैं वेट इज डिपोजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, क्यू चार्ज, ये भी फर्स्ट लॉ के अंदर आता है। तो ये तीनों फर्स्ट लॉ के अंदर आता है, तो इनमें से कौन फर्स्ट लॉ शो कर रहा है, ये कर रहा है, ये तो कर नहीं रहा है, नहीं ये कर रहा है, नहीं ये कर रहा है, तो तीन में से कोई भी दे सकता है, डब्ल्यू बराबर जेड क्यू, डब्ल्यू बराबर जेड इंटू आई इंटू टी, क्यू बराबर और डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ये जो क्वेश्चन है ये किस पर बेस्ड है, ये कॉलरोसिस पे बेस्ड है। आपको हमने पढ़ाया है कि कॉलरोसिस लॉ क्या होता है। कॉलरोसिस लॉ होता है इनफिनाइट डाइल्यूशन के लिए होता है, किसके लिए होता है, इनफिनाइट डाइल्यूशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, क्या इसका सही जवाब है। ये इसको जोड़ना घटाना है बस, और कुछ ख्याल नहीं, बस सिर्फ जोड़ना घटाना है। NH4OH कैसे आएगा, किसको जोड़ेंगे किसको घटाएंगे। अगर हम बी नंबर ऑप्शन देखें तो इससे बिल्कुल आएगा। देखो NH4 को तोड़ दो तो ये होगा NH4 प्लस और किसमें Cl माइनस, पहला पार्ट्स। फिर इसका इसमें ऐड कर रहे हैं, ऐड करो, इसको तोड़ दो तो ये किसमें टूटेगा, Na प्लस और किसमें OH माइनस, तोड़ दिया, फिर प्लस ऐड किया, सॉरी माइनस कर रहे हैं तो माइनस, इसमें क्या होगा Na प्लस और Cl माइनस, तो Na प्लस और क्या होगा Cl माइनस, सबको जोड़ कर देखो यहाँ पर सोडियम यहाँ प्लस में, यहाँ सोडियम किसमें माइनस में, प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल। क्लोरीन यहाँ प्लस में, यहाँ क्लोरीन किस में आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस क्लोरीन भी क्या होगा कैंसिल। तो बचेगा क्या आपके पास, NH4 और OH आ गया ना, मिलकर क्या बन जाएगा NH4OH। यही तो पूछ रहा था आपसे, बस आपको देखना है कि कैसे जोड़ना घटाना है, क्या आएगा। जहां पे माइनस आएगा ना वहां पे दोनों कैंसिल होगा। देखो माइनस किसके साथ है, NaCl के साथ, तो Na कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ही बना सकते हो, Na कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस के साथ कौन है, क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या NH4OH। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बी नंबर। आप ऐसे ही बना, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू 1000 बाई एम, मोलैरिटी ये आप जानते हैं, K इंटू 1000 बाई मोलैरिटी, हालांकि ये तो लिखा गया छोड़िया हटाई, तो K इंटू 1000 बाई मोलैरिटी याद रखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मूला। वन टॉप फैक्टर थोड़ा सा सुन ले, वन टॉप फैक्टर होगा डिसोसिएशन के लिए क्या होता है, I बराबर होता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, I बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। n क्या है, n है नंबर ऑफ आयंस, याद रखना है यहाँ पर। फॉर डिसोसिएशन के लिए वन टॉप फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है, डिसोसिएशन के लिए ग्रेटर देन 1 और एसोसिएशन के लिए लेस देन 1 होता है, याद रखना है यहाँ पर। अब वन टॉप फैक्टर कैसे निकालते हैं यहाँ पर, तो कैल्शियम का कितना आयंस है, एक आयंस, और नाइट्रेट का कितना है, 2 आयंस, 2 प्लस कितना हो गया 3, ये आपका आंसर हो गया 3 आयंस। सिर्फ आयंस देखना होता है बस, और कुछ नहीं। अब देखो क्या बोला था, वन टॉप फैक्टर, ये समझ में, कैल्शियम का 1 आयंस, नाइट्रेट का 2 आयंस, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 आयंस हो गया। तो वन टॉप फैक्टर फॉर ए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4, Na2SO4 का वन टॉप फैक्टर बताना, बस इस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए तो क्या होगा, आई देखो ना यहाँ पर I प्लस n, यहाँ पे कितना है आयंस 2 और सल्फेट का कितना आयंस है 1, तो 2 और प्लस 1 कितना आयंस हो गया 3 आयंस, तो 1 प्लस 3 माइनस 1 क्या हो गया 2 इंटू अल्फा, 1 प्लस 2 इंटू अल्फा, 3 माइनस 1 2, 2 इंटू अल्फा 2 अल्फा, तो इसका आंसर जवाब क्या है 1 प्लस 2 अल्फा। क्या जवाब हो गया 1 प्लस 2 अल्फा, बस आसान से जब भी ये पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगा देना एसोसिएशन का, सिंपल। ठीक है, हम आपको कुछ समरी बताते हैं केमिकल काइनेटिक का, अगर आप ये समरी समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन आंसर आसानी से बना लेंगे इसका। देखिए समरी याद रखिएगा, रेट जो कांस्टेंट है, जो रेट कांस्टेंट, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, मतलब रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेट कांस्टेंट घटेगा। लेकिन जो रेट कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन को आप 10 गुना बढ़ा दीजिए कि रेट कांस्टेंट को फर्क नहीं पड़ेगा, वो रिमेन सेम होगा। तो कभी कभी सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि जब आपने रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स कर दिया तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो इसका जवाब है रिमेन सेम। तो ये 2 पॉइंट से रेट कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है।
यूनिट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट याद रखिए क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कभी कभी ये होता है जीरो ऑर्डर का, क्या पूछ लेता है, ग्राफ, ठीक है, जीरो ऑर्डर का ग्राफ, ये 3 ग्राफ है, आप इसको याद कर लेंगे, ये 3 ग्राफ है जीरो ऑर्डर का, एक फर्स्ट, सेकंड और क्या है, थर्ड है। देखो हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन के बीच जीरो ऑर्डर का ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, देख लें यहाँ पर जीरो ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, पैरेलल टू कॉन्सेंट्रेशन है, ये देख लो। ये 3 ग्राफ किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का, ये याद रख लेना, आर ए नॉट लॉग एक्स माइनस, ये ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर का और ये ग्राफ है जीरो ऑर्डर का। अगर चाहे तो आप इसको देख लीजिए कौन जीरो ऑर्डर का है। 3 ग्राफ हमने बना दिया है, ये फर्स्ट ऑर्डर में आता है, ये जीरो ऑर्डर में आता है। और हिनियस कांस्टेंट क्या है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि हम आपको पूरा समझाते रहे, बस आप याद कर लीजिए, कल एग्जाम में टाइम बहुत कम है। और हिनियस इक्वेशन क्या है, ये है ए ई, और ये क्या है, ई पावर क्या है, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी बाई आर टी। ए ई माइनस है, माइनस ये याद रखना, माइनस ई ए बाई आर टी है, माइनस ई बाई आर टी, ए ई और क्या है, माइनस ई ए बाई आर टी, आप इसे समझ लो। तो ये अर्नियस कांस्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है समरी, याद रखिए। जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है, ए नॉट बाई टू के, ए नॉट बाई टू के, मतलब हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है। याद रखना, आपसे पूछ रहता है किस ऑर्डर में हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ला जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स कर देंगे तो हाफ लाइफ भी 3 टाइम्स हो जाएगा। ये कौन सा ऑर्डर कहलाता है, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर होता है, इसका यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स जीरो ऑर्डर का यूनिट होता है। और एग्जांपल है, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को सनलाइट के प्रिज्म में रखेंगे तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, या हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन भी जीरो ऑर्डर में आता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके अंदर आ रहा है, जीरो ऑर्डर के अंदर आ रहा है, आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब ये ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है, 0.693 बाई के। देखो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, याद रखिएगा कौन सा ऑर्डर का हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो वह है क्या है, सेकंड, वह क्या है, वो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है। इसका एग्जांपल क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2। इसका ग्राफ याद रखिए, इसका ग्राफ कैसा बनता है, ये बनता है, आपने भी पढ़ा है, ये क्या होता है, पैरेलल टू कॉन्स्टेंट। इसका हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब चेंज नहीं होता है, इंडिपेंडेंट, इसी को कहते हैं। ये हाफ लाइफ किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का। अभी जो इससे पीछे आपको ग्राफ बता दिया हमने। फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या होता है, सेकंड इनवर्स, और डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन एक्वस सॉल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये सब किसके अंदर आता है, फर्स्ट ऑर्डर में आता है। किसमें, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आता है, जब हम H2O2 का हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन कराते हैं इन एक्वस मीडियम में, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है। तीसरा क्या है, सेकंड ऑर्डर, ये तो पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। सेकंड ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है, 1/k इंटू ए नॉट। इसका यूनिट आपसे पूछ सकता है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे से ये इनवर्स अगर इस पे दे दोगे, जैसे मोल इनवर्स, यहाँ मोल लीटर इनवर्स है और यहाँ क्या है, मोल इनवर्स लीटर है, बस थोड़ा सा फर्क है। उसमें क्या होगा, सेकंड ऑर्डर का, यहाँ मोल लीटर इनवर्स है, यहाँ मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ये हो गया आपका सेकंड ऑर्डर का। और ये है रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर का, जो बीच में CH3CO2H5 और NaOH के साथ रिएक्शन है, जिससे ये बनता है सॉल्ट और एक अल्कोहल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं सॉरी, अब टॉपिक देख रहे हैं। देखिए कभी कभी पूछ लेता है अल्फा बीटा गामा, याद रखिएगा अल्फा को लिखते हैं हम हीलियम पार्टिकल। अल्फा क्या कहलाता है, हीलियम पार्टिकल। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और एटॉमिक मास होता है 4। तो अल्फा में एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास 4 होता है। बीटा के अंदर क्या होता है, बीटा के अंदर एटॉमिक मास इंक्रीजेस 1, एक मतलब इंक्रीज एटॉमिक नंबर, तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो इंक्रीज कर देना, एक ज़्यादा बढ़ा कर कहना है इंक्रीज। इसके अंदर मास नंबर के अंदर कोई चेंजेस नहीं आता, बीटा के अंदर मास नंबर के अंदर कोई चेंजेस नहीं आता। गामा में नो चेंज इन मास नंबर और नो चेंज इन एटॉमिक नंबर, ना मास नंबर में ना एटॉमिक नंबर चेंज आता है। ये बीटा में एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाएगा, एक मतलब 1 इंक्रीज करेगा, और अल्फा में 2 इंक्रीज करेगा, एटॉमिक नंबर 2 इंक्रीज करेगा, और बीटा में 1 एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। जिस किसी में एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज कर रहा है वो बीटा पार्टिकल शो करेगा, जिसमें 2 कर रहा है वो अल्फा शो करेगा, जिसमें कुछ भी नहीं कर रहा है वो गामा शो करेगा। अब आता है रेडियो एक्टिव डीके, जरूर याद रखिएगा। रेडियो एक्टिव डीके में हाफ लाइफ किसके बराबर होता है, 0.693 बाई के, 0.693 बाई के। और एवरेज लाइफ किसके बराबर होता है, 1 बाई लेमडा, 1 बाई लेमडा। हाफ लाइफ 0.693 बाई की और एवरेज लाइफ 1 बाई लेमडा के बराबर होता है। और एक और फॉर्मूला n बराबर क्या होता है, n नॉट, रेडियो एक्टिव डीके के लिए n बराबर n नॉट और E है। और ये जो लेमडा है ना, ये किसके लिए, लेमडा कहलाता है डीके कांस्टेंट, याद रखना n बराबर n नॉट, और E पे जो पावर है वो है लेमडा इंटू टी, याद रखना लेमडा इंटू टी, ये है टाइम।
ये क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला कभी कभी पूछ लेता है आपसे, तो याद रख लीजिएगा। n बराबर है n नॉट ई लेमडा टी होता है रेडियो एक्टिव डी के रेडियो एक्टिव के लिए होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव, एक मिनट एक मिनट। तो ये जो फॉर्मूला है n बराबर n नॉट इंटू ई पे पावर माइनस लेमडा इंटू टी, तो n क्या है, n है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई तो ये जो n है वो है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट एनी टाइम भूल नहीं पा रहे, इतना ज़्यादा आप पढ़ा रहे हैं आपको। अभी 50 क्वेश्चन बना दिया, फिर अब ये बता रहे हैं, और पहले भी आपको बहुत पढ़ा दिया है। बस अब जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहे ताकि एग्जाम आपका अच्छा जाए। तो एन क्या है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट एनी टाइम, और एन नॉट क्या है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम इक्वल टू 0 पे। तो टाइम इक्वल टू 0 पे n बराबर नॉट हो गया। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभी हम बता चुके हैं कि हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये आपका आंसर है। द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट सेम, रेट और रेट कांस्टेंट सेम कहाँ होता है, जीरो ऑर्डर में होता है। रेट और रेट कांस्टेंट कहाँ होता है, जीरो ऑर्डर में होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द 2a प्लस 2b प्लस 3c। मतलब इसके लिए कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन शो नहीं कर रहा। देख लो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, ए के लिए लिख के दिखाते हैं। देखिए क्या होगा, dA और y क्या होगा 2dt, ये ए के लिए लिखा है। बी के लिए क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे क्योंकि हम लोग अभी रिएक्टेंट में, और इसका क्या लिखेंगे माइनस dB बाई क्या लिखेंगे dt, ये हो गया। और प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट के लिए प्लस लिखा जाता है, प्लस क्या लिखेंगे dc बाई 3dt, क्योंकि जो कोफिशिएंट है ये डिवाइड में आएगा। और क्या लिखेंगे, डी के लिए क्या लिखेंगे dd बाई dt। तो देख लीजिए इसमें सही ऑप्शन कौन मैच नहीं कर रहा है। तो इनमें से सही ऑप्शन ये नहीं मैच कर रहा। होना क्या चाहिए यहाँ पे कोफिशिएंट 3, क्योंकि यहाँ पे सी में कितना है 3 है, तो 3 आना चाहिए कोफिशिएंट में dc बाई 3। आपको याद रखना कि प्रोडक्ट का पॉजिटिव लिखा जाता है और रिएक्टेंट का नेगेटिव लिखा जाता है, और जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है। तो कोफिशिएंट डिवाइड में नहीं आया, देख लीजिए, क्योंकि dc बाई अगर 3dt होता तो आंसर सही होता, लेकिन ये तो है नहीं, तो इसलिए आंसर क्या बोल रहा है, डज नॉट शो। तो ये आपका आंसर है, सिंपल सा। देखते हैं लास्ट चैप्टर पर, और ये बढ़ते हैं। द डिस्पर्जन ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड और लिक्विड का डिस्पर्जन क्या कहलाता है, इमल्शन। लिक्विड और लिक्विड का डिस्पर्जन क्या कहता है, इमल्शन। इमल्शन का बेस्ट एग्जांपल क्या है, मिल्क, दूध है, मिल्क इमल्शन का बेस्ट एग्जांपल। डिस्पर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, अगर लिक्विड और सॉलिड का डिस्पर्जन हो तो इसका जवाब क्या है, जेल। याद रखिए, लिक्विड सॉलिड का हुआ तो जेल, और लिक्विड लिक्विड का हुआ तो इमल्शन। एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोफोबिक कोलाइड, हाइड्रोफोबिक कोलाइड इनमें से कौन नहीं है, तो स्टार्च इज ये एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स कौन है, सल्फर है, सल्फर इज हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। बाकी स्टार्च, जेलेटिन और गम ये सब हाइड्रोफोबिक नहीं है, बल्कि हाइड्रोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन आर नॉट द प्यूरिफाई बाई, कोलाइडल सॉल्यूशन किसके जरिए आप नहीं कर सकते, डायलिसिस से तो कर सकते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस से भी कर सकते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, पेप्टाइजेशन से नहीं किया जा सकता है। पेप्टाइजेशन के से जरिए आप कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई नहीं कर सकते। इसका सही आंसर है इसका ही। सबसे पहले देखते हैं, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेडिक्ट आर्क मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। यहाँ पे ब्रेडिक्ट आर्क मेथड किसके लिए यूज नहीं होता, ब्रेडिक्ट आर्क मेथड किसके लिए यूज नहीं होता, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो है सोडियम, पोटेशियम, सबके लिए यूज नहीं होता। बाकी लिस्ट एक्टिव मेटल के लिए होता है। AS2S3 सोल इज अ नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, AS2S3 इज अ नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ लायोफिलिक कोलाइड, लायोफिलिक कोलाइड कौन है, गम है, गम इज अ लायोफिलिक कोलाइड होता है, गम इज लायोफिलिक कोलाइड। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिप्रेजेंट बाई सोल। इनमें से कौन जो रिप्रेजेंट नहीं करे सोल को, एब्जॉर्प्शन तो करता ही है, टिंडल इफेक्ट भी करता है, फ्लोक्वेशन भी करता है, पैरामैग्नेटिक नहीं करेगा। इसका सही जवाब क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो कभी कभी टिंडल इफेक्ट के बारे में याद रखिए, टिंडल इफेक्ट कब शो होता है, जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। जैसे आसमान का कलर ब्लू दिखना स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से टिंडल इफेक्ट शो करता है। टिंडल इफेक्ट इसमें शो नहीं करता, हम आपको बता दें टिंडल इफेक्ट को क्या है, टिंडल इफेक्ट एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, याद रखना इस टर्म को। तो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया। देखिए सॉलिड स्टेट हमने पहले आपको पढ़ा दिया था 15 मिनट में। यहाँ पे 4 चैप्टर कॉम्बिनेशन है। 4 चैप्टर कौन कौन है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री का हमने क्वेश्चन से करा दिया है। अगर ये जब एग्जाम देने जाएंगे तो इसको पूरा को देख कर जाएंगे, इंशाल्लाह आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय। लाइक कर दीजिए, हाँ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दूसरे के पास।